चलो बेटा शुरू करें फिर। इको भैया आज लगवाओगे आप? हाँ लगा दोगे? किसको मांग रहे हैं आपको? करते नहीं करो। देखिए, कल मैंने आपको इको में एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड तक बता दिया था। मैंने आपको कल क्या क्या बताया था? डिमांड, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, रीजन बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड और एक्सेप्शन ऑफ डिमांड। अब आज जो सबसे मेन और सबसे मुख्य टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें से अधिकतर क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, वो है चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड वर्सेस चेंज इन डिमांड। वो सप्लाई में कराया था, ये किस में है? डिमांड में। वैसे तो आंसर सभी कुछ सेम है, पर इस टॉपिक से सबसे ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं बेटा एग्जाम के लिए। ठीक है, अब हम लोगों ने फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड पढ़े थे क्या? क्या हम लोगों ने फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड पढ़े थे? क्या थे हमारे फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड? दो थे। पहला प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ, और दूसरा अदर फैक्टर्स। जब पहला फैक्टर पढ़ा था तो एजम्पशन क्या थी? भैया वैसे देखा जाए तो ये जो चार हमने करी है इससे ही हो गया, अधिकतर इसी से ही हो जाएगा। एजम्पशन क्या थी? अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। तो यहां पर एजम्पशन क्या थी? प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ रिमेन कांस्टेंट। यही था। अच्छा, अदर फैक्टर में फर्दर कितने फैक्टर पढ़े थे हमने? 4। कौन कौन से 4? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस और मिसलिनियस फैक्टर। ये मैं आपको लास्ट क्लास में सब कुछ पढ़ा चुका हूं। अब मुझे बताना है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड में मेनली डिफरेंस क्या है। अब आप बताओ, मैं बात करता हूं लेट से आम की। क्या आम की डिमांड आम के प्राइस पे निर्भर करती है? करती है। आम की डिमांड, मैंगो, उसकी डिमांड क्या उसके प्राइस पे निर्भर करती है? क्या करती है? प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या प्राइस ऑफ कमोडिटी डिमांड पे असर गिरता है? तो ये भी फैक्टर है। अब क्या सेब के प्राइस का आम की डिमांड पे असर आ सकता है? आ सकता है। सेब अगर बहुत महंगे हो जाए तो आम की डिमांड थोड़ी ज्यादा बढ़ सकती है। सेब ज्यादा सस्ते हो जाए तो आम की डिमांड कम हो सकती है। तो क्या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड भी डिमांड के ऊपर असर गिरता है? तो वो भी तो फैक्टर हुआ ना। अब लोगों की इनकम अगर बढ़ जाए तो क्या आम की डिमांड पर असर आ सकता है?
इनकम बढ़ेगी तुम्हारी तो हम ज्यादा नहीं खरीद सकते फ्रूट्स वगैरह। आम को एक फ्रूट की तरह ट्रीट करो ना केवल, सही है। और इनकम कम हो तो क्या इनकम ऑफ कंज्यूमर भी आम की डिमांड पर असर गिर रही है? गिर रही है, ये भी फैक्टर हुआ। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अगर लोगों को अगर आम खाना ही पसंद ना आने लगे या आम बुरा लगने लगे तो डिमांड पर असर आएगा। या जो यंग जनरेशन है वो पहले के पुरानी जनरेशन के मुकाबले ज्यादा आम पसंद करने लगे तो डिमांड पर असर आएगा। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी फैक्टर है, नहीं है? मिसलीनियस फैक्टर, भाई जैसे गर्मियां आज ज्यादा होती हैं तब आम की डिमांड बढ़ जाती है, रीजन मैंगो शेक वगैरह, है ना। सर्दियों में डिमांड थोड़ी कम हो सकती है, रीजन ऐसी चीजों का इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो क्या मिसलीनियस फैक्टर भी आम की डिमांड पर असर गिर सकते हैं? तो ये सारे क्या है, फैक्टर हैं। तो इन सभी से डिमांड पर असर गिरता है। पर फर्क क्या है, जब पहले फैक्टर की वजह से आम पे डिमांड पर असर पड़े, व्हेन डिमांड फॉर ए कमोडिटी change due to first factor, that is price of commodity itself। तो बेटा इसे हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। क्या बोलते हैं इसे? अदर फैक्टर से भी तो डिमांड बदल सकती है ना। व्हेन डिमांड फॉर ए कमोडिटी चेंज किस वजह से? ड्यू टू अदर फैक्टर। तो इसे हम क्या नाम देते हैं? चेंज इन डिमांड। क्या दोनों में कोई डिफरेंस दिख रहा है? पहले वाले को क्या नाम दिया है और दूसरे वाले को केवल चेंज इन डिमांड, सही है। तो अब अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, विच वन इज नॉट द रीजन ऑफ चेंज इन डिमांड ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी का नाम दे दे, लेट्स से आम का ही नाम दे दे, और चार ऑप्शन है भाई, प्राइस ऑफ एप्पल, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ। तो क्या आंसर है? इटसेल्फ, नॉट ए रीजन पूछा था मैंने। तो ये चार रीजन हैं, इनके अलावा कोई और रीजन नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर डिमांड बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है ना। एक सेकंड, बढ़ो आगे, सुनो। अब यहां पर डिमांड कब बढ़ेगी? तो यहां पर डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। और अगर प्राइस बढ़ जाए तो डिमांड क्या होगी? कम होगी। तो जब प्राइस गिरने की वजह से डिमांड बढ़ती है तो इसे हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। प्राइस गिरने की वजह से? हाँ जी। और जब प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड कम होती है तो इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। दूसरी तरफ अगर ड्यू टू अदर फैक्टर डिमांड फॉल करती है तो उसे हम क्या नाम देते हैं? डिक्रीज इन डिमांड। और ड्यू टू अदर फैक्टर अगर डिमांड बढ़ती है
तो उसे क्या नाम देते हैं हम? इंक्रीज इन डिमांड। कोई डाउट है इसमें? हाँ भाई, सेब महंगे हो गए इसलिए आम की डिमांड बढ़ गई। इंक्रीज इन डिमांड बोलूंगा, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड बोलूंगा? सेब महंगे हो गए इसलिए आम की डिमांड बढ़ गई, तो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड? इंक्रीज इन डिमांड। आम सस्ते हो गए इसलिए आम की डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई। ठीक है, ऐसे एमसीक्यू ज्यादा आने के चांस है एग्जाम में। जब ये लिख लो तो बता देना। मैक्रो की टेंशन नहीं है मुझे ज्यादा, मैक्रो तो बहुत जल्दी जल्दी भी हो सकता है। भाई मैं तो इंडियन में तो देखो, वैसे तो समझाऊंगा तो हूं नहीं उसमें कुछ, उसमें तो मैं क्या करूंगा, चैप्टर वाइज मेन मेन पॉइंट्स लिखवाने हैं मुझे, उसमें कोई अंडरस्टैंडिंग वाला तो वो है नहीं एमसीक्यू, है ना? भाई बेटा पढ़ा थोड़ा थोड़ा बोलूंगा तो याद भी रहता है ना, नहीं रहता? अब इन दोनों केसेस में क्या होता है, देयर इज मूवमेंट इन डिमांड कर्व। इन दोनों केसेस में क्या होता है, मूवमेंट होता है। कैसे होता है मूवमेंट, समझो। देखो बेटा, ये हमारा डिमांड कर्व है, नेगेटिवली स्लोप्ड होता है ये। तो अगर ये नीचे की तरफ गिर रहा है, मूव डाउनवर्ड टू राइट, तो मतलब क्वांटिटी बढ़ रही है, तो इसे हम कहते हैं एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं बेटा इसे? एक्सपेंशन। दूसरी तरफ ये लेफ्ट में ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यानी क्वांटिटी कम हो रही है, मूव अपवर्ड टू लेफ्ट, इसका मतलब है ये कॉन्ट्रैक्शन। क्या ये? कॉन्ट्रैक्शन। इस नाम से भी पूछ सकते हैं। इन दोनों केसेस में देयर इज, एक्सपेंशन में नीचे मूव करेगा बेटा क्वांटिटी कहां बढ़ रही है, राइट में या लेफ्ट में? क्वांटिटी कहां बढ़ रही है बताओ? राइट में बढ़ रही है लेफ्ट में? देयर इज शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है, अब जैसे यहां प्राइस तो कांस्टेंट है, बेटा यही पूछ ले वो कि डिमांड कर्व राइट में गया है तो क्या है, तो इंक्रीज इन डिमांड है। डिमांड कर्व राइट में मूव हुआ है तो क्या है, एक्सपेंशन है। फिर तो यहां पर प्राइस कांस्टेंट है। देखो अगर डिमांड कर्व शिफ्ट करता राइट में, वहां मूव टू राइट था, यहां शिफ्ट टू राइट है। मूव टू राइट का मतलब एक्सपेंशन और शिफ्ट टू राइट का मतलब इंक्रीज। मूव टू लेफ्ट का मतलब कॉन्ट्रैक्शन और शिफ्ट टू लेफ्ट का मतलब डिक्रीज। 100% गारंटी से दे रहा हूं, इस टेबल में से अगर क्वेश्चन नहीं आया तो बात रही। हंड्रेड परसेंट आएगा इस टेबल में से क्वेश्चन। कोई वैष्णो देवी घूमने गया है, कोई कहीं पेपरों के बाद भी घूमा जा सकता था, नहीं अभी जाना है सबको।
कौन गया है? वैष्णो देवी वो गया सक्षम, उसके पापा का भी फोन आना था। मैं तो बोल दूंगा साहब जी, मैं ऐसे कुछ कर कुछ कोई नहीं सकता हूँ, तुम छुट्टी कराओ, मैं कोई गोली खिला दूंगा, जाओ घुमाओ बच्चों को। बढ़े आगे। अब अगला टॉपिक है आज का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब सबसे पहले इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इट इज डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस of change in demand due to change in any factor of demand। अब हम लोगों ने पढ़ा कि कंज्यूमर की इनकम की वजह से भी डिमांड अफेक्ट होती है, ठीक है भाई, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स से भी डिमांड अफेक्ट होती है, अब प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ से भी डिमांड अफेक्ट होती है, पर कितनी अफेक्ट होती है, कम या ज्यादा? इस मेजरमेंट को कि डिमांड कम अफेक्ट हो रही है ज्यादा, उसी को क्या कहा जाता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डेफिनेशन एग्जाम में आ नहीं रही है। अब बात करते हैं टाइप। टाइप या काइंड। यहां पर बेसिकली वैसे तो 4 होते हैं, पर आपको मैं कराऊंगा 3, और 11th क्लास में हमने करा था 1। अब आप कहेंगे फिर 4 क्यों नहीं 3 क्यों? क्योंकि चौथा वाला कभी भी डिलीटेड सिलेबस या पहले के सिलेबस में था ही नहीं आपके, और सीयूटी में ये लोग देते हैं कौन सा सिलेबस? जो सीबीएसई का था, अब का या 2-4 साल पुराना वाला, ठीक है बेटा। तो यहां पर पहले मेथड का नाम है परसेंटेज मेथड, ओ सॉरी टाइप पढ़ रहा हूं ना। पहली इलास्टिसिटी है प्राइस इलास्टिसिटी। क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी। दूसरी है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, और तीसरी है इनकम इलास्टिसिटी। तो पहले केस में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मेजर है वो क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स। यानी कि डिमांड किसकी बदल रही है? गुड एक्स की। प्राइस भी किसका बदल रहा है? गुड एक्स का। तो इसे क्या कह दिया गया? प्राइस इलास्टिसिटी। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में ईडी का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड, क्वांटिटी नहीं लिखना यहां पर, ऑफ गुड एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई। डिमांड किसी की, प्राइस किसी का, तो क्या कह दिया गया इसे? क्रॉस प्राइस। इनकम इलास्टिसिटी में ईडी का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ गुड एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। ठीक है बेटा, क्लियर है बात? प्राइस इलास्टिसिटी में प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ चेंज हो रहा है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में भाई अदर रिलेटेड गुड्स की कीमत चेंज हो रही है, इनकम इलास्टिसिटी में कंज्यूमर की इनकम चेंज हो रही है। अब यहां पर इलास्टिसिटी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? यहां हाँ, अभी बताते हैं, यहां पर खेल है थोड़ा सा। अच्छा, इसे मैं और दूसरे तरीके से और लिख देता हूं फॉर्मूले को। चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू
ओरिजिनल प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस, सब कुछ किसका है, एक ही कमोडिटी का है, ठीक है। इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स इंटू ओरिजिनल प्राइस ऑफ गुड एक्स अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स, तो सॉरी गुड बाई, क्योंकि यहां पर प्राइस किसी का और डिमांड किसी की। यहां पर इसे मुझे लिखना हो तो और इसे कैसे लिख सकता हूं, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू ओरिजिनल इनकम अपॉन चेंज इन इनकम। अब हाँ, मैंने पूछा था इलास्टिसिटी पॉजिटिव नेगेटिव, देखो पहले में दो आंसर है। अगर नॉर्मल गुड्स हैं तो ईडी नेगेटिव होती है, गिवन गुड्स हैं तो ईडी पॉजिटिव। कल ही समझाया था, बीडी महंगी होती है तो बीडी की डिमांड बढ़ जाती है, याद आ गया। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में भी गुड्स को हम दो हिस्सों में बांटते हैं बेटा, एक कॉम्प्लीमेंट्री और एक सब्स्टिट्यूट। कॉम्प्लीमेंट्री में कैसा रिलेशन पड़ा था, पेट्रोल महंगा होगा तो कार की डिमांड, पेट्रोल सस्ता होगा तो कार की डिमांड कैसा रिलेशन था, तो नेगेटिव है। सब्स्टिट्यूट, मारुति कार महंगी होगी तो टाटा कार की डिमांड बढ़ जाएगी, कैसा रिलेशन, डायरेक्ट पॉजिटिव। इनकम में भी हमने दो तरीके के गुड्स पढ़े थे, एक नॉर्मल गुड्स। अब देखो मजेदार बात, ध्यान देने वाली बात, जहां बच्चे फंसने वाले हैं, गिवन गुड्स, नॉर्मल गुड्स। इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स कम खरीदोगे ज्यादा, और इनकम कम होगी तो कम, कैसा रिलेशन है, तो क्या साइन आएगा, गिवन गुड्स। इनकम बढ़ेगी तो गिवन गुड्स ज्यादा खरीदोगे कम, तो कैसा रिलेशन है। अब मैं आपसे पूछूं एक वन मार्कर आंसर, गिवन गुड्स की इलास्टिसिटी कैसी होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये बात ध्यान देनी है। किस चीज में, वो प्राइस इलास्टिसिटी पूछ रहा है या इनकम इलास्टिसिटी। गिवन गुड्स में नोटिस करो प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, पॉजिटिव, बट इनकम इलास्टिसिटी क्या है। बच्चे इस बात को ध्यान ही नहीं देते, बच्चे किस पर ध्यान देते हैं, केवल इलास्टिसिटी पे। अरे इलास्टिसिटी के भी टाइप होते हैं, काइंड होते हैं, सही है ना। इस बात को ध्यान देना है, एग्जाम में 5 नंबर गए या फिर 6 नंबर गए। यहां पर मैं प्राइस का इंपैक्ट देख रहा हूं डिमांड पर, वहां पे मैं इनकम का इंपैक्ट देख रहा हूं डिमांड पर। अच्छा भाई, ब्रांडेड जूते, अगर तू ज्यादा कमाई करेगा तो ब्रांडेड कपड़े पहनेगा या लोकल, तो ये नॉर्मल गुड्स हैं जो तू खरीदना पसंद करता है। गिवन गुड्स मतलब चीप क्वालिटी, घटिया, जो तू मजबूरी में खरीदता है। अगर तू बहुत पैसे कमाएगा तो भी मंगल बाजार से सामान खरीदेगा क्या, नहीं, तो वो है गिवन गुड्स, सही है। हाँ, गुड्स का मतलब तो वही रहेगा ना, इनका इंपैक्ट अलग है बस। अब बात करता हूं मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी की। क्या, एक सेकंड रुको, ये इस टॉपिक को पकड़ के घर से लिया जा फटाफट, ये पढ़ दो, स्कूटी इसके लिए जा, दिलवा दूंगा मैं किसी की। मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, पहले मेथड पढ़ ले फिर चला जाइए। रुक जा, मैं पानी का इंतजाम करता हूँ, 2 मिनट।
राम कहाँ है? दवाई ले आता कर। अच्छा, अभी एक बार ज्यादा पटेल नगर लिया ना, तो एक पानी का जग दे देना। आ जाओ फटाफट बच्चे, बस बैठ प्लस से ले हम। हाँ, ठंडा वाला लिया जल्दी से। कल जब तू आएगा तेरे से बात करता हूँ, उसको फिलहाल लिया। हाँ जी, मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। तो देखो मेथड है यहाँ पर 3, वैसे 4 होते हैं अगर मैं आपको सीए फाउंडेशन पढ़ाता तो। फिलहाल मैं सीए फाउंडेशन नहीं पढ़ा रहा हूं तो मैं मेथड बता रहा हूं 3। पहला मेथड परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड। दूसरा मेथड टोटल आउटले मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। पता नहीं क्यों मुझे लगता है एक्सपेंडिचर मेथड से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे एमसीक्यू में। तीसरा जियोमेट्रिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड कह दो, ड्राइगोमेट्रिकल मेथड कह दो, पॉइंट मेथड। और लिख रहा हूं मैं यहां पर आर्क। वैसे आर्क मेथड अलग होता है, लेकिन आप लोगों के लेवल पे आर्क मेथड ही लिख रहा है। आप लोगों के मैं उस पर क्या लिख रहा हूं, आर्क, लेकिन ये एक्चुअल में अलग होता है, पर आप लोगों के लिए फिलहाल एक ही है। अब परसेंटेज मेथड तो वही है जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मतलब 11वीं से। क्या? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स। टोटल आउटले मेथड और आर्क मेथड में बहुत डिफरेंस है यहां। अच्छा, इसे मैंने आपको बताया था, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस। बता चुका हूं मैं, ऐसे ही लिख सकते हैं। अब इसके अंदर होती है बेटा 5 डिग्रीज। कितनी? 5 डिग्री। डिग्री वही वाली सेम है जो मैंने आपको किसमें पढ़ाई थी, सप्लाई में। ठीक है, लिखवाऊंगा अभी, समझाऊंगा, लेकिन है वही सेम। परफेक्ट इन इलास्टिक मतलब डिमांड बदलेगी नहीं। परफेक्ट इलास्टिक मतलब प्राइस कांस्टेंट है फिर भी डिमांड बदल रही है। यूनिट इलास्टिक मतलब चेंज बराबर है, सब वही है। पर आते हैं मेन आउटले मेथड पे। देखो, टोटल आउटले मेथड में डिमांड सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है। यहां पर हम जब डिमांड सोचते हैं ना, तो कंपैरिजन हम किस किस का करते हैं? हम कंपैरिजन करते हैं प्राइस और एक्सपेंडिचर के बीच। किस किस के बीच? सपोज करो प्राइस बढ़ने पे खर्चा बढ़ जाए, प्राइस कम होने पे खर्चा कम हो जाए। आपके हिसाब से ये किस टाइप के गुड्स होंगे कि प्राइस बढ़ रहा है तो खर्चा बढ़ गया, प्राइस कम हो रहा है तो खर्चा कम हो गया? ये होंगे नेसेसिटी गुड्स, नॉर्मल गुड्स। कैसे? भाई आप सपोज करो गेहूं है 40 रुपए किलो है, घर में अगर महीने का 20 किलो गेहूं यूज होता है, आटा गेहूं जो चाहे मान लो, तो आप महीने में कितने रुपए का गेहूं लेते हो? 800 रुपए का। यही है ना। अब अगर सपोज करो गेहूं 30 रुपए किलो हो जाए, तो आप ज्यादा गेहूं खाने लगोगे? पेट लटकाना है बात। अरे खाना तो उतना ही खाओगे, तो गेहूं अब भी तो उतना ही खरीदोगे 20 किलो, तो अब आपका खर्चा बढ़ गया कम हो गया? कम नहीं हो गया, गेहूं सस्ता हो गया। तो अब अगर गेहूं 50 रुपए किलो हो जाए तो खाना कम कर दोगे? अरे तब भी उतना ही खरीदोगे। तो जनरली नेसेसिटी गुड्स है। तो ऐसे केस में जो ईडी होती है ना बेटा,
वो कहलाती है लेस देन 1, यानी कि हम इन्हें कहते हैं इलास्टिक। क्या बोलते हैं? लेस देन 1 है तो सॉरी इन इलास्टिक। क्या बोलते हैं? इन इलास्टिक। हाँ, प्राइस और एक्सपेंडिचर में अगर है इनवर्स रिलेशन, प्राइस बढ़ने पे खर्चा कम हो जाए, प्राइस कम होने पे खर्चा बढ़ जाए। अबे ऐसे कौन से गुड्स हैं भाई जो सस्ते होंगे तो उल्टा ज्यादा खर्चा होगा आपका? नॉन नेसेसिटी गुड्स, जैसे जब फ्लिपकार्ट सेल वगैरह चलती है तो जबरदस्ती चीजें सस्ती मिलती हैं तो आप उल्टा ज्यादा मंगा लेते हो, ज्यादा पैसे खर्च कर देते हो, है ना? तो ऐसे गुड्स की इलास्टिसिटी हमेशा याद रखो क्या होती है? ग्रेटर देन 1, यानी कि इन्हें हम कहते हैं इलास्टिक। प्राइस और एक्सपेंस, प्राइस बढ़े या कम हो, खर्चा कांस्टेंट है। जैसे एक आदमी सोच के चलता है कि भैया मुझे तो 800 रुपये खर्च करने हैं, जितना माल आ जाए उतना सही, कम आ जाए ज्यादा आ जाए, इससे ना ज्यादा खर्च करने हैं ना इससे कम, तो इस केस में हम कहते हैं ईडी इज इक्वल टू 1, यानी कि यूनिट इलास्टिक। इसके बेस पर एमसीक्यू क्वेश्चन बनने के बहुत बहुत सारे चांस हैं, बहुत बहुत सारे। और ये एक्सपेंडिचर मेथड आपने पहले नहीं पढ़ा है, तो आपके 11th में ये कटवा दिया गया था। हाँ, प्राइस बढ़े या घटे, मैं खर्चा उतना ही करूंगा जितना करना है, यानी जिस हिसाब से प्राइस बदलेगा उस हिसाब से मैं अपनी डिमांड एडजस्ट कर लूंगा, इसलिए ईडी इज इक्वल टू 1। सही है? आए एक्सपेंडिचर मेथड पे? मैंने देख लो कोई भी बड़ा नोट्स नहीं लिखवाया है, कोई भी लिखवाया है ऐसे पैराग्राफों में? नहीं, क्यों? जरूरत ही नहीं है मुझे उसकी। अब मैक्रो में भी मैं कोई ऐसे नहीं लिखवाऊंगा पैराग्राफ। क्या? ये वाली एक्सपेंडिचर में भाई ये नॉन नेसेसिटी गुड्स होंगे ना, जैसे तुम्हारे डिओड्रेंट, परफ्यूम वगैरह, जनरली जब सस्ते होते हैं तो आप 2-2 3-3 खरीद लेते हो, उल्टा ज्यादा खर्च कर देते हो उन पे कि लेके रख लो इकट्ठे, है ना? थर्ड वाले में कुछ इस तरीके के गुड्स, जैसे मिल्क, जैसे कि भाई महीने का बजट तय है कि 50,000 की सैलरी तो 5,000 का दूध आएगा, अब महंगा हो जाए तो थोड़ा कम ले लेंगे, सस्ता हो जाए थोड़ा ज्यादा ले लेंगे। क्या ये है नॉर्मली, बट हर गुड्स में भी अलग अलग इंटेंस। अच्छा एक बात बता, सेब, आम, गेहूं, तीनों नॉर्मल गुड्स हैं, पर यार तीनों में एक अलग फर्क भी तो है। ज्यादा नेसेसिटी क्या तेरे लिए? गेहूं है तो वो लेस इलास्टिक है, कम नेसेसिटी क्या है? सेब है, वो मोर इलास्टिक है ना? आगे आ जाए आर्क मेथड पे। अब सुनो, इस मेथड में एक डायग्राम बनता है, बेटा ध्यान दे लेंगे अगर तो बहुत अच्छा होगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दोनों पॉइंटों को जोड़ते हुए, दोनों एक्सिसों को जोड़ते हुए एक लाइन सेगमेंट बनाई जाती है। लाइन, रे, लाइन, सेगमेंट, क्या फर्क होता है तीनों में? लाइन, रे, लाइन, सेगमेंट, क्या फर्क होता है? तो दोनों तरफ से बढ़ती रहती है लाइन से। लाइन का कोई एंड या बिगनिंग पॉइंट नहीं होता, रे का बिगनिंग पॉइंट होता है, एंड पॉइंट नहीं होता, और सेगमेंट का दोनों होते हैं। तो ये मैंने लाइन सेगमेंट बोला है। बिगनिंग कहां से है? वाई एक्सिस के पॉइंट से, एंड का है एक्स एक्सिस पे, या ऐसे मान लो बिगनिंग कहां से? एक्स एक्सिस से, एंड का है वाई, तो यानी कि लेंथ फिक्स है, ना ये बढ़ रही है ना घट रही है। अब इसमें मैं बना रहा हूं 5 पॉइंट, एक पॉइंट बना रहा हूं बिल्कुल मिड पे, एक इन और दूसरा, तीसरा ये रहा, तो ये 5 पॉइंट दे दिए मैंने नाम, ठीक है? तो जब भी क्वेश्चन आए इन लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन बोथ द एक्सिस, तो समझ जाना वो किसका एमसीक्यू पूछ रहा है, ज्योमेट्रिकल मेथड का, ठीक है बेटा?
अब यहां पर ईडी का फॉर्मूला क्या है? लोअर सेगमेंट, हाँ, अपॉन अपर सेगमेंट। ये ईडी का फॉर्मूला है। लेट से मैं मान लेता हूं 5-5 सेंटीमीटर के गैप हैं। कितने कितने? ये मैंने एज्यूम किया है। अब मैं अगर पॉइंट ए की बात करता हूं, पॉइंट ए पे लोअर सेगमेंट क्या है? लोअर सेगमेंट है ए से लेकर ई तक। ए से नीचे तक आ रहे हैं ना, ए से ई तक। और अपर सेगमेंट क्या है? कुछ नहीं है। कोई ए से ऊपर? नहीं। तो जब हम किसी चीज को 0 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है बेटा? पॉइंट ए में लोअर सेगमेंट मतलब ए से नीचे। ए से नीचे कहां तक जा सकता हूं? और ए से ऊपर कहां जा सकता हूं मैं? कहीं नहीं, इनफाइनाइट। तो यह है परफेक्ट इलास्टिक। डिग्री तो मतलब सेम ही है सब। हाँ, डिग्री वही है जो सप्लाई में पड़ी थी, वही 5। अब अगर मैं बात करता हूं पॉइंट बी की, बात करता हूं पॉइंट बी। पॉइंट बी पे लोअर सेगमेंट बताओ। बी से शुरू होके कहां तक जा सकता हूं मैं? लोअर ई तक। अब बी से शुरू होके अपर में कहां तक जा सकता हूं? बी से ई तक ध्यान दो, 15 है, बी से ए तक 5 है, यानी आंसर है 3। तो ईडी ग्रेटर देन 1 इलास्टिक भी बोल देते हैं इसे, और कुछ लोग मोर देन यूनिट इलास्टिक भी बोल देते हैं। बेटा बी से ई तक 5 5 5 3 बार काउंट जोड़ ले। और बी से ए तक एक ही बार, है ना? सी पॉइंट पर ये सब 11th में हुआ करता था कभी हमारा कोर्स। हाँ बेटा, लोअर बी से नीचे तक, लास्ट नीचे तक कहां का है? अब मैं तेरे से पूछ रहा हूं, लोअर सेगमेंट सी से लास्ट नीचे तक कहां तक आ सकता है? और सी से लास्ट ऊपर तक? सी से ई तक अगर मैं टोटल करूं कितना है? और सी से ए तक करूं तो आंसर क्या आया? ईडी इज इक्वल टू 1 यूनिट इलास्टिक। कह सकते हैं ना? तो ऐसे ही मैं अब ऊपर लिख ही दूं सीधी इलास्टिसिटी, या बार बार अब कैलकुलेट करूं? लिख दूं अब। तो यानी कि ए पॉइंट पे है ईडी इनफाइनाइट, बी पॉइंट पे है ईडी ग्रेटर देन 1, सी पॉइंट पे ईडी इक्वल टू 1, तो डी पॉइंट पे ईडी क्या हो जाएगी? लेस देन 1। और ई पॉइंट पे ईडी क्या हो जाएगी? 0। 0 एंड पे। अब इस हिसाब से सोचो, जितना मैं एक्स एक्सिस पे आता जा रहा हूं, ईडी बढ़ती जा रही है, कम होती जा रही है? कम होती जा रही है। जितना मैं एक्स एक्सिस से दूर जा रहा हूं, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू, जितना हम वाई एक्सिस के पास है पॉइंट, ईडी उतनी ज्यादा है। जितना पॉइंट वाई एक्सिस से दूर है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं एमसीक्यू में। सोचे भी पाओगे डायरेक्ट ऐसे एकदम से? नहीं करेगा बुद्धि काम, तो इसलिए लिखवाना पड़ता है मुझे ये। नहीं भैया, कोर्स तो कोर्स की तरह होता है ना, कितना ही तेज कर लो। इस बार पेपर 15 दिन पहले कर दिए, बस ये गड़बड़ कर दी, 10 मई की डेट दे दी है जो। सच बात बताऊं, मुझे उम्मीद नहीं है 10 मई को पेपर होंगे। लेट ही होगा, उम्मीद है नहीं मुझे। 15 तक। हाँ 20। जो रिजल्ट आएगा पहले तो उसके हिसाब से नहीं, रिजल्ट से पहले भी हो जाते, पर उसके लिए देना पड़ता है ना, 50% जरूरी होती है। अरे आई जाती यार 50%। किसकी? हमारे अभी हैं 3-4 माह। एक आदमी एक ही कंपार्टमेंट दे सकते हो, एक से ज्यादा में फेल हो तो फेल हो। अगर आप पे 6 पेपर हैं तो आपके पास एक ऑप्शन क्या है, 2 में फेल हो तो एक कोई भी दे दो।
पेपर ऐसे दिए यूटी की तरह रिजल्ट अगर यूटी की तरह आ गया तो ऑब्जर्वेशन क्या है बेटा हमारी, जितना पॉइंट एक्स एक्सिस के पास उतनी ईडी कम है ना, और जितना पॉइंट वाई एक्सिस के पास उतनी ईडी ज्यादा। और अब मैं आपको एक नोट लिखवाने जा रहा हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 95% चांस है कि वो एग्जाम में ये वाला पॉइंट आएगा जो मैं लिखने जा रहा हूं पॉइंट मेथड में। पॉइंट मेथड का यूज कब करते हैं? एक सेकंड रुक जाओ। क्या? उसके पास है हाँ, जितना एक्स एक्सिस के पास उतनी ईडी लो। बिगनिंग पॉइंट की बात नहीं कर रहा। अब जैसे लेट से ये दो है, ये दो पॉइंट है, बताओ किसकी ईडी ज्यादा होगी, पॉइंट ए की या बी की? जितना एक्स एक्सिस के पास होता जाएगा उतनी ईडी क्या होती जाएगी? कम। तो बी की कम है, ए की ज्यादा है इन दोनों में कंपैरिजन में। बिगनिंग एंड पॉइंट का नहीं है मतलब, तभी तो ऑब्जर्वेशन लिखवाई क्या? अरे ना, चलो अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछने जा रहा हूं। हाँ भाई, एक ऑटो रिक्शा आता है 1 लाख रुपए का, भैया महंगाई बहुत बढ़ गई, ऑटो रिक्शा की कंपनी ने कीमत बढ़ा दी पूरे 100 रुपए। बताओ ईडी डिमांड पे कितना वो आएगा, इंपैक्ट आएगा? जब ऐसा मेजरमेंट करना होता है ना, तब पॉइंट मेथड यूज होता है। यानी कि जब जो प्राइस में चेंज है वो वेरी लो है। जैसे डोसा 200 रुपए का था, 250 का था, कंपनी ने 251 का कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में पॉइंट मेथड यूज होता है। जब प्राइस में चेंजेस क्या होते हैं? वेरी लो, बहुत कम, नियर अबाउट 1-आध%। ठीक है, कितना? जब प्राइस में चेंज केवल 1-आधा% है, उस केस में जब ईडी मेजर करनी हो तो कौन सा मेथड यूज होता है? पॉइंट। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, पॉइंट मेथड तब यूज करा जाता है जब प्राइस में चेंज बहुत छोटा सा हो, दैट इज 1-2% और लेस। ठीक है, तब इस मेथड को यूज करना होता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। गया पूरा, मुझे माइक लो बड़ी जल्दी। फैक्टर सब नहीं पढ़ो, उसमें गवर्नमेंट पॉलिसी टैक्सेशन पढ़ो, उसके बाद में काम करेंगे। बड़े आगे रुके अभी, अब तो बस 15-20 मिनट का रह गया, चैप्टर खत्म। अब बात करें डिग्री की। डिग्री पे जगह रोक दी थी ना मैंने, तो भैया सेम वही 5 डिग्री है। किसकी तरह? पता है वो सब? तो इन 5 डिग्रियों का मैं एक कॉमन डायग्राम बना दूं, क्योंकि उसके बेस पे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है बेटा।
तो क्या हो गया, क्यों नहीं सीधी खिचड़ी लाइन? कर तो रहा हूं कोशिश। सब किसी का अलग अलग है। क्या मतलब? देखो, ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट और ईडी इज इक्वल टू 0। तो 0 से बड़ा, लेस देन 1, लेस देन से बड़ा, इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 से बड़ा, ग्रेटर देन 1। तो जितना फ्लैटर कर्व है उतनी इलास्टिसिटी क्या है, ज्यादा है, और जितना इंक्लाइन कर्व है उतनी इलास्टिसिटी क्या है, लो है। ठीक है भाई, यही क्वेश्चन बनते हैं जनरली किसके बेस में, एमसीक्यू में। और लास्ट टॉपिक है इसका, फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। नहीं नहीं, ये इसके अंदर है ना, परसेंटेज मेथड में, उसके अंदर डायग्राम है ही नहीं। उसका डायग्राम बनाना कहोगे तो मैं बना देता हूं लोग। अरे 2 मिनट लगे हैं भाई। इम्पोर्टेंट नहीं है भाई, इम्पोर्टेंट सुनो, ये प्राइस और ये खर्चा, ये क्या है? अब सुनो, ये कैसा रिलेशन दिख रहा है? रिलेशन हाँ, डिक्लाइनिंग। प्राइस जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे खर्चा कम हो रहा है, तो ईडी ग्रेटर देन 1 है। ईडी इक्वल टू 1 है, प्राइस बढ़े या घटे खर्चा क्या है, कांस्टेंट। और यहां पर जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है खर्चा बढ़ रहा है, तो ईडी लेस देन 1 है। लो, डायग्राम बना ही दिया, एक्सपेंडिचर मेथड का डायग्राम बना दिया मैंने। भाई प्राइस में और खर्चे में जब डायरेक्ट रिलेशन है तो ईडी लेस देन 1 है। डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है, पॉजिटिव स्लोप, जब इनवर्स रिलेशन है तो ईडी ग्रेटर देन 1 है, इनवर्स रिलेशन नेगेटिव स्लोप को कहते हैं। और जब ईडी कांस्टेंट है तो, ठीक है, आती है मुझे ऐसी बात नहीं को थोड़ी बहुत। आज का लास्ट टॉपिक अर्ज किया, तो लिख लिया, पढ़ दे, इसमें नहीं है तो। नहीं नहीं, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा बढ़ो आगे, रुकू। टॉपिक है लास्ट, फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये एंड टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो मुझे कराना है। हाँ भाई, क्या प्राइस बदलने पे आने वाला होगा? भैया एक मिनट मंगवा लो, वो छोड़ो, जल्द से मंगवा लो, काम की जगह मिलेगा, शाम काम ले जाएंगे। अभी सुनिए, अब क्या प्राइस बदलने पे डिमांड बदलती है? भाई जनरली हाँ, लेकिन एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे, जनरल केस हाँ। पर एक बात तो बताओ, नमक की कीमत डबल हो जाए, गेहूं की कीमत डबल हो जाए, दूध की कीमत डबल हो जाए, तो क्या इनकी डिमांड में असर आएगा? बिल्कुल आएगा। सबसे कम असर किसकी डिमांड में आएगा? नमक। नमक भाई, नमक के बिना कैसे खा लेगा? नमक ना तो तुम ज्यादा खा सकते हैं ना कम,
अगर मैं नमक का भंडार करूं, प्लेट में भर के दूं तो भी उतनी लेगा जितना खा सकता है ना। दूसरा, उससे ज्यादा असर किसकी डिमांड पे आएगा, और उससे ज्यादा असर, तो क्या हर कमोडिटी पे प्राइस चेंज का इंपैक्ट बराबर होता है? तो किसी कमोडिटी पे प्राइस इंपैक्ट बराबर होता है और ज्यादा होता है, किसी पे कम। तो इसी चीज को हमने नाम दिया है फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या डिटर्मिनेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसमें मैं एक एक करके एग्जांपल देता हूं। सबसे पहला, नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी को मैंने अभी अभी समझाया, अभी दो हिस्सों में बांटता हूं, एक नेसेसिटी और एक नॉन नेसेसिटी। जितनी कमोडिटी ज्यादा नेसेसिटी, जितनी ज्यादा नेसेसरी कमोडिटी, उतनी इलास्टिसिटी लो, दैट इज लेस इलास्टिक। फॉर एग्जाम्पल, नमक ज्यादा नेसेसरी है गेहूं से, गेहूं ज्यादा नेसेसरी है दूध से, दूध ज्यादा नेसेसरी है सेब से। तो अगर मैं इनमें कंपेयर करूं तो जितनी ज्यादा चीज नेसेसरी होगी उतनी लेस इलास्टिक होगी, और जितनी कम नेसेसिटी होगी उतनी हाई इलास्टिक। कोई डाउट है इसमें? नेसेसिटी उतनी इलास्टिसिटी ज्यादा। सेकंड, जितना ज्यादा नेसेसरी गुड्स उतनी लेस इलास्टिसिटी बेटा, जितना कम नेसेसरी गुड्स उतनी हाई इलास्टिसिटी। अब आप बताओ मुझे, परफ्यूम, डिओड्रेंट, और मैं बात करूं क्या नाम है दाल, घर के दाल चावल की, क्या ज्यादा जरूरी है? तो भाई आप अगर कीमत बढ़ती भी है तो पहले किसका सैक्रिफाइस करोगे, दाल चावल का या परफ्यूम डिओड्रेंट का? ठीक है, क्योंकि जो चीज ज्यादा, अब दाल चावल और सब्जी, इनमें से ज्यादा नेसेसरी क्या है? सब्जी। चलो कह सकते हो, लेकिन जनरली सब्जी ज्यादा नेसेसरी मानी जाती है। तो उस केस में भाई साहब, इसके पापा से आंसर गलत आएगा। रीजन, वो सप्लाई के हिसाब से आंसर दे सकते हैं, वो प्रोड्यूसर है। यहाँ पे आंसर हमें किसके हिसाब से पढ़ रहे हैं? डिमांड, कंज्यूमर। कंज्यूमर भी देखा जाए एक ही रहेगा। मेरा तो बहुत रेयर का है जो कि कहना चाह रहा हूं। अभी तो तुम्हारे पेपर तक तो कहीं भी नहीं। किसी दिन बालाजी की इच्छा हुई तो सुबह 5 बजे बुलाकर पढ़ा के फिर जाऊंगा, तो पढ़ा के जाऊंगा, बिना पढ़ाई नहीं। सेकंड, हाँ भाई, आप सबके यहाँ बिजली कहां से आ रही है? खंबे से मत बोलना, ठीक है? मतलब किस प्रोड्यूसर से आ रही है? यूपीपीसीएल जो भी है, यूपीसीसीएल से आ रही है सबके यहाँ हमारे। अब अगर सपोज करो बिजली पर यूनिट है 6 रुपए और रेट बढ़ा के 10 रुपए पर यूनिट कर दें, तो आप में से कितने लोग कनेक्शन कटवा देंगे? कोई भी नहीं कटवाएगा। 6 के 12 कर दे तो 15 हो जाए तो बस क्या है, थोड़ा बहुत बिजली संभाल के यूज करोगे, पर इतना संभाल के भी नहीं कि जून में गर्मी में पंखा बंद करके बैठोगे, है ना? पर क्या है, थोड़ा संभाल के यूज करोगे। तो अच्छा, इसका एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। एक्टिवा वाले अपनी एक्टिवा की कीमत 50% बढ़ा दें तो डिमांड पर असर आएगा बहुत ज्यादा। रीजन, क्या आपके पास इस इलेक्ट्रिसिटी का यूपीपीसीएल के अलावा कोई और सप्लायर है? तो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, ये दूसरा रीजन बना। अब जिस कमोडिटी के जितने कम सब्स्टिट्यूट होते हैं
डिमांड है जाती है, उसकी डिमांड उतनी कांस्टेंट है ना, तो दैट इज उतनी लेस इलास्टिक होगी वो कमोडिटी। और जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट होंगे वो कमोडिटी उतनी ज्यादा हाई इलास्टिक होगी। कोई डाउट है? तीसरा, भैया तुम तो जाओ लिखने को दो, चलो लिखो लिखो। भाई साल के शुरुआत में 1 अप्रैल को कोई बच्चे मेरे पास आए, हम उससे पूछे भैया ट्यूशन पढ़ना है, फीस बताओ, मैं बोल दूं 8,000 रुपये महीना, पढ़ेगा भाग जाएगा? भाग जाएगा। बहुत तेज। महीने पेपर से 1 महीने पहले जस्ट मेरे पास आए और क्या भैया ट्यूशन पढ़ना है, कोर्स करा दो। मैंने कहा भैया 8,000 रुपये महीने के लूंगा। अब चांस क्या है? पढ़ेगा भाग जाएगा। अब पढ़ने के चांस ज्यादा है। पहले क्यों भाग गया और अब क्यों पढ़ रहा है? पहले उसे लगा था टाइम बहुत है, 12 महीने देख लूंगा, कोई सस्ता सोर्स मिला तो कहीं और तरीके से। और दूसरे केस में क्यों? अब समय नहीं है, अब पोस्टपोन नहीं की जा सकती कोचिंग, अब भी नहीं पढ़ा तो अब फेल हो जाऊंगा। तो यही है तीसरा वाला पॉइंट, टाइम पीरियड। या फिर इसे मैं ऐसे लिख देता हूं, पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज। बेटा पता नहीं ना वो तुमसे किस बेस पे पूछ ले, बुक में तो दोनों को अलग अलग दिया है, पर ये दोनों हैं एक जैसे। तो जितना शॉर्ट पीरियड है, शॉर्ट पीरियड मतलब यूज कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड, तो उतना डिमांड लेस इलास्टिक है। और जितना लॉन्ग पीरियड होता जाएगा, यानी यूज कैन बी पोस्टपोन्ड, उतना गुड्स क्या हो जाएगा बेटा? हाई इलास्टिक हो जाएगा। कोई डाउट है? इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल पहले ध्यान है, शादी विवाह का दिया था मैंने, ज्वेलरी। अब जिनके घर में शादी है, गोल्ड महंगा हो भी जाए तो भी क्या वो उसका यूज पोस्टपोन कर सकते हैं? तो भैया उनके लिए वो तब भी खरीदेंगे, लेस इलास्टिक है। जिनके यहाँ बच्चों की शादी 2, 4, 5 साल बाद है, वो अभी से ज्वेलरी जोड़ रहे हैं बस, तो वो क्या करते हैं? वे वेट करते हैं, जब सोना सस्ता हो तब लेते हैं, महंगा हो फिर छोड़ देते हैं, है ना? क्यों ना हुआ? चांदी बीच में 4.25 से 2 लाख पे आ गई। दो पैसे दिला के लाए। फोर्थ, कितने? बस 6 और है? कुल मिलाकर 6। शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर। भाई ऐसे समझो, मैं 2 चीजें यूज करता हूं, मतलब चीजें बहुत सारी यूज करता हूं, पर मेरे महीने के टोटल 50,000 रुपए के बजट में मैं सबसे कम पैसा खर्च करता हूं न्यूज़पेपर पे, 100 रुपए महीना। और सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता हूं मैं दूध पे, 15,000 रुपए महीना। सही है? तो मेरे टोटल खर्चों में सबसे कम पोर्शन किसका है? न्यूज़पेपर का। और मेरे टोटल खर्चों में सबसे ज्यादा पोर्शन किसका है? दूध का। अब दूध की कीमत 20% बढ़ जाए तो मेरा बजट इंपैक्ट में आएगा नहीं आएगा? असर पड़ेगा। तो आप बताओ, क्या मैं दूध अभी भी उतना मंगाऊंगा, कम मंगाऊंगा? अच्छा, न्यूज़पेपर की कीमत 20% बढ़ जाए, 100 रुपए से 120 का हो जाए, तो बजट बिगड़ जाएगा मेरा। भाई उस खर्चे को बचा के मैं अमीर हो जाऊंगा, तो कोई इंपैक्ट आएगा? तो इसका मतलब क्या है भाई? जितना लेस प्रोपोर्शन इन टोटल एक्सपेंडिचर है किसी कमोडिटी का, उतनी लेस इलास्टिक है। और जितना ज्यादा प्रोपोर्शन इन टोटल एक्सपेंडिचर है, उतनी हाई इलास्टिक है। वो कह सकते हैं भाई? नहीं,
बस 2 पॉइंट और, उतनी हाई इलास्टिक। आप 2 मिनट बैठ जाओ। कहाँ जाना है? किसका आ रहा है? किसको? कहाँ से? तो राजनगर। उसका ट्यूशन तो वहां पर है। आज भी छुट्टी मार ली इसने माँ की भी। फिफ्थ पार्ट से पहले बात करा दियो, फिर बताऊंगा अभी। हाँ अरे मतलब वहां जाके फोन कर दियो मुझे थोड़ी देर। फिफ्थ, क्लास ऑफ कंज्यूमर। भाई देखो, 2 तरीके के कंज्यूमर हैं। एक मेरे जैसे जो लोअर मिडिल क्लास है, और एक सुनाक जैसे जो अपर रिच क्लास है। अपर मिडिल भी नहीं, रिच। अब भैया ये गाड़ी खरीद रहे हैं जैगवार 1 करोड़, और मैं गाड़ी खरीद रहा हूं मारुति 800, 3 लाख, 4 लाख। अब जैगवार वाले अपनी गाड़ी की 25% कीमत बढ़ा देते हैं, तो क्या लगता है ये खरीदेगा नहीं खरीदेगा? यार जो आदमी 1 करोड़ रुपए गाड़ी में उड़ा रहा है, उसके लिए 20-25 लाख रुपए कोई बड़ी रकम है? तो क्या उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है कुछ प्राइस बढ़ने का? भाई इसे बंद कर ले प्लीज प्लीज। दूसरी तरफ मैं बहुत लोअर मिडिल क्लास एक सस्ती गाड़ी खरीद रहा हूं 4 लाख की, क्योंकि वो सबसे सस्ती थी। अब कंपनी इसके 25-30% कीमत बढ़ा दे 1-1.5 लाख रुपए, तो क्या मैं खरीदूंगा या मैं अपना प्लान ड्रॉप कर दूंगा? तो मेरे लिए 1-1.5 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम है, ठीक है ना? तो ईएमआई ज्यादा देनी भी तो पड़ेगी भाई। तो यानी कि जितना रिच क्लास कंज्यूमर, इसलिए कभी नगर में हर साल 500 रुपए फीस बढ़ा देते हैं, हमारे रिच क्लास कंज्यूमर है, और हम 100 रुपए बढ़ाते हैं तो बच्चे कहने लगते हैं भैया इतने ही लो इतने ही लो, ठीक है ना? जितना रिच क्लास कंज्यूमर, क्योंकि वह रिच क्लास कंज्यूमर है, उतनी डिमांड लेस इलास्टिक होती है। अभी तो शुरुआत की है भैया, 2-3 साल तो बच्चे इकट्ठे होने में लगेंगे। जितना 11-12 तो सी मेघलानी सर के साथ तो जितना, एक सेकंड, पुअर क्लास कंज्यूमर उतनी डिमांड हाई इलास्टिक। कह सकते हैं ये। तो ये कुछ फैक्टर हैं जिनके ऊपर किसी भी कमोडिटी की डिमांड निर्भर करती है। चलिए अब मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा अब यूटिलिटी, कंज्यूमर बिहेवियर, TUAUMU, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी टू कमोडिटी। क्या BST है? नहीं अभी आ रहे हैं, अभी पढ़ा रहे हैं वो। पानी यार के सामने दोबारा भी उसे फिर कह रहा हूं मैंने कि भाई रुक जाओ, 1 सेकंड रुक जाओ।